हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेंट्रल ऑर्बिट्स। आज जो है वो अपन है सकेंद्र कक्षा, हिंदी में इसको बोलते हैं सकेंद्रीय कक्षा, सेंट्रल ऑर्बिट। उसको क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है कि ये किस तरह से इसको मतलब ये कौन सी कक्षाएँ होती है जिनको ऐसे बोला जाता है, इनकी क्या जो प्रॉपर्टीज़ होती है, इनके अंदर जो मोशन, कोई भी कण जो अगर मूव करता है तो उस पर किस तरह के फोर्सेस, क्या उसकी मोशन की इक्वेशन रहती है, उसको उन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल ऑर्बिट की, तो सेंट्रल ऑर्बिट की इसके नाम से पता चल रहा सकेंद्रीय कक्षा। सबसे पहले तो यहाँ पे सेंट्रल फोर्स को देखिए आप, सेंट्रल फोर्स केंद्रीय बल। अब ये केंद्रीय बल होता है क्या है? केंद्रीय बल वो होता है एक ऐसा बल जो सदैव एक बिंदु की तरफ ही क्या करता है, हमेशा एक बिंदु की तरफ ही लगता है, एक फिक्स पॉइंट की तरफ क्या लगता है। अगर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। एक नियत दिशा कह दो, नियत दिशा में अगर कोई फोर्स लगता है तो वो अपना क्या कहलाता है, सेंट्रल फोर्स से कहलाता है। ठीक है, अब सेंट्रल फोर्स के अंडर जो भी अपना मोमेंट होता है वो अपनी क्या कहलाती है, सकेंद्रीय कक्षा। अब इस केंद्रीय बल के अधीन कण की जो गति होती है, कण की गति का बिंदु पद क्या कहलाएगी, अपनी सकेंद्रीय कक्षा कहलाएगी। सकेंद्रीय कक्षा कहलाती है। क्लियर हो गई है? सबसे पहले आप सेंट्रल फोर्स को समझिए। सेंट्रल फोर्स जो सदैव एक ही दिशा में आरोपित किया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की डायरेक्शन के अंदर क्या किया जाता है, आरोपित किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। ठीक है, केंद्रीय बल। ठीक है, और उस बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, बल केंद्र। उस बिंदु को अपन बोलते हैं बल केंद्र। ठीक है, तो ये अपनी जो डेफिनेशन है सकेंद्रीय कक्षा की नॉर्मली रहती है कि सकेंद्रीय कक्षा होती क्या है। क्लियर होगी? अब सकेंद्रीय कक्षा के लिए अपन सबसे पहले तो एक पोलर फॉर्म में क्या निकालेंगे, अपन इसकी इक्वेशन जो है उसको फाइंड आउट करेंगे कि पोलर फॉर्म में उसकी जो मोशन ऑफ इक्वेशन है वो किस तरह से रहती है। और मोशन भी इसके अंदर देखिए, अपन यहाँ पे पोलर फॉर्म में इसकी इक्वेशन निकालेंगे। पोलर इक्वेशन फॉर सेंट्रल ऑर्बिट, फॉर सेंट्रल ऑर्बिट। ठीक है, ध्रुवीय रूप में क्या निकालेंगे, इसके समीकरण निकालेंगे। अब यहाँ पे जब पोलर फॉर्म की जब अब बात हुई है, यहाँ पे अर्य वेग और अर्य त्वरण को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, अर्य त्वरण, यहाँ पे जब भी अपन बात करते हैं त्वरण की बात करते हैं। ठीक है, पोलर फॉर्म की बात करेंगे तो पोलर फॉर्म में अपन ने जो पहले अपन ने पढ़ा है अर्य त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, इन सब चीज़ों के बारे में, और उन्हीं को अपन क्या करेंगे, वापस यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्य त्वरण, सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन को ही फाइंड आउट करेंगे कि सेंट्रल ऑर्बिट के लिए जो पोलर इक्वेशन होती है, मोशन ऑफ इक्वेशन कह दो, वो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो त्वरण होता है, सबसे पहले मैं एक इसको आपको डायग्राम की हेल्प से अच्छे से समझाती हूँ कि किस तरह से इसका डायग्राम जो है वो बन सकता है। देखिए, ये मान लो कोई कर्व है जिस पे अपना पॉइंट P मैंने ले लिया, R और थीटा। पोलर फॉर्म में निकालना है तो अपने को ये तो लेना ही होगा। अब ये जो फोर्स है इस साइड में इस तरह से ये थीटा बनाते हुए है, ये अपनी R है, ये इसको x मान लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से ये एक क्या है, अपनी इक्वेशन है यहाँ पर जो अपना। अब देखिए ये जो फोर्स है, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, कैपिटल F लिख रही हूँ। ये कैपिटल F यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, त्वरण है। ठीक है, अब त्वरण की दिशा क्या है, इसकी तरफ है,
जबकि जो अपन अरीय वेग और अरीय त्वरण यहाँ पे पढ़ेंगे तो उनकी दिशा क्या होगी, उस तरफ होगी। तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पे अरीय त्वरण, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, अरीय त्वरण होगा, यहाँ पर अभिलंब त्वरण कैसा रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, अरीय त्वरण क्या होगा, अरीय त्वरण यहाँ पर प्रेजेंट होगा और जो अभिलंब, इसमें कोई बल, इसके लंबवत कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका जो अभिलंबीय त्वरण होगा तो वो क्या रहेगा अपना, यहाँ पर 0 रहेगा। तो अरीय त्वरण को अपन इक्वेशन जानते हैं। अरीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन लिख लेते हैं। वो फॉर्मूला होता है d2r dt स्क्वायर माइनस r d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर इजिकल्स टू ये माइनस एफ क्यों, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि दोनों क्या हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलन में रखेंगे, इसीलिए दोनों को क्या लिया गया है, इक्वल में लिया गया है। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से। इस तरह से अपन इसको निकालते हैं। अब देखिए, और अपन ने दूसरा कहा है अभिलंब त्वरण शून्य, क्योंकि इसके लंबवत कोई बल कार्यरत नहीं है तो अभिलंब जो बल होगा वो क्या होगा, या अभिलंबीय त्वरण होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अभिलंबीय त्वरण 0 होने का मतलब 1/r d बाई डी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो रही, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है अर्थात आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू अचर कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को अपन क्या मान लेते हैं, u यहाँ पर मान लेते हैं। इस कांस्टेंट को अपन क्या मान लेते हैं, यहाँ पे u यहाँ पर मान लेते हैं। क्लियर, सॉरी u नहीं h, इस कांस्टेंट को क्या मानना है, h मानना है। ठीक है, अब देखो, अगर अपन ने h मान लिया तो यहाँ से अगर अपन d थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकाले तो वो क्या आएगा, h अपॉन में आर स्क्वायर, यही तो आएगा। अब h अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पता है, 1/r स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं, पिडल इक्वेशन जब अपन फाइंड आउट करते हैं तो अपन 1/r स्क्वायर को क्या लिख देते हैं, 1/r को u से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा h u स्क्वायर, यानी d थीटा बाई डी टी की वैल्यू जो है वो अपन ने यहाँ पर निकाल लिया। अब इस इक्वेशन को पूरी इस u वाली फॉर्म में अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो थोड़ा सा अपन इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। जो अपना ये वैल्यू है dr बाई डी टी, ये वाली टर्म तो अपने पास में आई गई है, बस इस टर्म को भी अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो इस टर्म को भी कन्वर्ट करेंगे, तो उससे पहले क्या निकालेंगे, dr बाई डी टी का मान निकालेंगे, और उससे फिर क्या निकालेंगे, d2r बाई डी टी स्क्वायर। तो पहले जब dr बाई डी टी निकाला, dr बाई डी टी, तो dr बाई डी थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी। अब इस डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू रख दो, dr डी थीटा डॉट एच यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ गया। ये अपने किसका मान आ गया यहाँ पे। अब इसको क्या कर लेते हैं, वापस से उसमें तोड़ लेते हैं u वाले फंक्शन में, क्योंकि इस पूरे फंक्शन को थीटा और r में नहीं देखे, थीटा को अपने को हटाना है, u को अपने को यहाँ पे लेके आना है। तो देखिए dr अपॉन डी यू डॉट डी यू अपॉन डी थीटा डॉट एच यू स्क्वायर, ऐसे ही तो होगा। अब देखो, अपन जानते हैं कि r बराबर में क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अपन u बराबर में 1/r मानते हैं। तो यहाँ से अगर मैं r का मान निकालूँ तो क्या आएगा, 1/u, यही आएगा। और जब अब मैं अगर इसका u की रेस्पेक्ट में अवकलन करूँ, dr अपॉन डी यू, तो क्या आएगा, माइनस के 1/u स्क्वायर, यही आएगा। तो मैं इस सेम यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पर मैं पुट कर देती हूँ। तो देखो, थोड़ा सा इसको इधर से हटा देती हूँ, तो अपने पास आ जाएगा dr बाई डी टी, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/u स्क्वायर डॉट एच यू स्क्वायर, और डी यू अपॉन डी थीटा यहाँ पर है ही, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस एच
डी यू अपॉन डी थीटा। ये यहाँ पर अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, डी आर बाई डी टी की, और अपने को चाहिए किसकी, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की। तो इसको एक बार और अभी सरल कर लेते हैं अपन सेम तरीके से, इसका अपन डबल डिफ्रेंशिएशन करवा देते हैं। तो इसका जब अपन दोबारा टी के सापेक्ष क्या करवाएंगे, अवकलन करवाएंगे, तो देखिए क्या वैल्यू बनेगी, डी टू आर डी टी स्क्वायर माइनस का एच तो कांस्टेंट है तो उस पर तो कुछ लगेगा नहीं, डी बाई डी टी डी यू अपॉन डी थीटा, यही है। अब देखो ये जो डी यू अपॉन डी थीटा होगा ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस टी को अपने को तोड़ना है थीटा में, तो ये हो जाएगा डी टू यू डी थीटा स्क्वायर डॉट डी थीटा बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू अपन ने पहले निकाली थी, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं और वहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए माइनस का एच है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या निकाली थी, एच यू सॉरी माइनस का एच नहीं सॉरी एच स्क्वायर एच यू स्क्वायर ही निकाली थी है ना, एच यू स्क्वायर और डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ये अपने पास में आ गया। अब जो जो अपन ने वैल्यूज़ निकाली है उनको अपन ने जो अपन ने अर्य त्वरण वाली इक्वेशन थी उसमें क्या कर देते हैं, इसका रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो देखिए जब अपन इसका रिप्लेसमेंट करेंगे डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू डी थीटा स्क्वायर। फिर क्या था अपना r था, तो r की वैल्यू अपन क्या रखेंगे, 1/u रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पर था डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर होता है तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच यू स्क्वायर था तो एच स्क्वायर यू की पावर 4 हो जाएगा, और माइनस का इधर क्या चल रहा है, एफ चल रहा है। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो अपने पास इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। u से u जो है वो कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो है 3 पावर बच गई। अब अपन ये जो पूरी इक्वेशन होती है इसमें माइनस एच स्क्वायर यू स्क्वायर का भाग दे देते हैं ताकि अपनी इक्वेशन जो है वो थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। तो इक्वेशन बन गई डी टू यू डी थीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर अपने पास बचेगा यहाँ पर यू स्क्वायर नहीं सॉरी यू ओनली यू बचेगा, ठीक है, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, और इधर बचेगा एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और एफ के नीचे बच जाएगा एच स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से अपन सेंट्रल ऑर्बिट के लिए ये जो होगी ये क्या आ जाएगी, अपनी पोलर इक्वेशन, ध्रुवीय रूप में इसकी मोशन ऑफ इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो सेंट्रल ऑर्बिट्स के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।